पिछले भाग में आपने देखा कि कविता का भाई अक्षिता से शादी करने के लिए मयंक के आगे हाथ जोड़ता है। मयंक अपनी दोस्ती और उस घर की इज्जत की खातिर अक्षिता से शादी करने को तैयार हो जाता है। अब आगे उसने किशोर से फ़ोन करके कहा कि उसके घर आकर मम्मी पापा से बात कर ले, वह शादी के लिए राज़ी है। उधर अक्षता को पता चलता है कि उसकी शादी की बात मयंक के साथ चल रही है, तो वह और भी परेशान हो गई। उसने मयंक से फ़ोन पर बात की। मयंक ने उसको समझाया कि हालात बहुत नाजुक हैं। उसके किशोर भैया उसका बुरा नहीं चाहते हैं। वो कविता की तरह उसे प्यार तो नहीं दे पाएगा, पर उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा और कविता को भी भूलने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब कविता ने ऐसा कदम उठाने के पहले हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। पर कहीं ना कहीं इस फैसले से वो अपने आप को भी सजा ही दे रहा था। मयंक के घरवालों को भी अक्षिता बहुत पसंद आ जाती है और मयंक और अक्षिता के घरवाले मिलकर मुहूर्त निकलवाने में लग गए। मयंक अपनी ड्यूटी पर लौट गया, ये कहकर कि जब शादी का मुहूर्त निकले तो उसे बता दिया जाए और वो शादी से 2-4 दिन पहले वापस आ जाएगा। तकरीबन 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला। मयंक ने बुझे मन से शादी कर ली और अक्षिता और मयंक दोनों एक परिणय सूत्र में बंध गए। सारी रस्में निभाने के बाद मयंक अक्षिता को अपने साथ मुंबई लेकर आ गया, पर अक्षिता नवविवाहिता युवती थी। माना कि पहले उसने मयंक को उस नज़र से देखा हो या नहीं, पर वो तब की बात थी। अब उसे अपने पति के रूप में पाकर उसके मन में बस यही विचारधारा व्याप्त हो गई थी कि मयंक उससे प्यार करे, अपनी यादों में, अपने ख्वाबों में, यहाँ तक कि अपने दिल से कविता की यादें मिटाकर उसे बसा ले। और फिर अक्षता भी थी तो एक स्त्री ही ना। भले ही उसे पहले से सब पता था, फिर भी प्रेमिका और पत्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही मयंक ने शादी से पहले उससे स्पष्ट शब्दों में कह दिया हो कि कविता की जगह वो किसी को देना नहीं चाहता, उसे वो प्यार नहीं दे पाएगा, और वो भी अपने परिवार की खातिर राज़ी हो गई थी, पर एक चुटकी सिंदूर और गले का मंगलसूत्र पहनने के बाद एक लड़की की पूरी दुनिया बदल जाती है। यहाँ तो सवाल उसकी भावनाओं से जुड़ा था। आखिर अब वो मयंक की पत्नी जो हो गई थी, अक्षिता की दुनिया के साथ साथ उसकी भावनाएं भी बदलने लगीं। अब उसे मयंक की ज़िंदगी में अपने सिवा किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी, भले ही वो दखलंदाजी उसकी सगी बहन की यादों की ही क्यों ना हो। इधर कविता हर दिन की तरह एक दिन अपने काम पर जाने के लिए सबसे पहले घर से निकलती है, क्योंकि उस दिन अम्मा अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के वहाँ गई हुई थीं, तो उसने सोचा आज थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगी और ओवर इनकम के पैसे से खालिद चचा की बेटियों के लिए नए कपड़े खरीद दूँगी। खालिद मियाँ ने उसके लिए इतना कुछ किया है जिसका एहसान तो वो मरकर भी नहीं चुका सकती, पर वो उन्हें अपने पापा के जैसे समझती थी, तो उनकी दोनों बेटियां नज़्मा और जाफ़री भी उनके छोटी बहन अक्षिता के समान ही थीं। कुछ दिनों में ईद भी आने वाली थी, तो वो उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी। इसी ख्याल से वो घर से 7 बजे के बजाय 5 बजे ही निकली थी। अम्मा भी घर पर कहकर गई थीं कि वो डॉक्टर को दिखाने के बाद सीधा मार्केट जाएंगी, उन्हें घर वापसी में टाइम लगेगा। घर की बागडोर उनकी खास चमची शांति के हाथों में सौंप दी थी। उसने कविता से पूछा कि इतनी जल्दी वो किस लिए जा रही है, तो कविता ने ब्यूटी पार्लर का बहाना बना दिया और घर से निकल पड़ी। उसने फ़ोन करके खालिद चचा को बुला लिया और वहाँ से निकल गई। पर उसका दुर्भाग्य तो देखिए, इधर से वो जा रही थी और उधर से अम्मा अपनी 4 पहिए गाड़ी में आ रही थीं। उन्होंने कविता को खालिद के रिक्शे पर जाते हुए देख लिया और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी खालिद मियाँ के रिक्शे के पीछे लगाने को कहा। फिर क्या था, उनकी नज़र में कविता की सारी सच्चाई आ गई। सच जान लेने के बाद वो चुपचाप वहाँ से घर चली आईं और कविता का इंतज़ार करने लगीं। गौरी, जो कि कविता की हमदर्द थी, उसने कविता को कई बार फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। वो कविता के लिए बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसे भी अपने हिस्से की कमाई करने जाना था, तो जैसे ही 7 बजे वो भी घर के बाहर चली गई। इधर कविता ने ओवर टाइम के पैसे खालिद चचा को दे दिए, नज़्मा और जाफ़री के कपड़ों के लिए। हालांकि वो रुपए ले नहीं रहे थे,
पर कविता ने अपनी कसम दी, तब उन्होंने रुपए ले लिए और बाकी के रुपए लेकर वो घर की ओर चल दी। सुबह के 5 बज रहे थे। अम्मा सामने बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी के पिछले हिस्से से सर टिकाए अर्ध निद्रा में थी। वो लोहे के गेट से अंदर आई। बाहर छोटा सा बगीचा था। उसको पार करते ही सदर गेट था। वो सदर गेट में दाखिल हुई। वहीं पास में एक स्टूल पर रजिस्टर रखा था। उसने वो प्रतिक्रिया पूरी की और दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तभी पीछे से हवा में लहराता हुआ चाबुक उसकी पीठ पर पड़ा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, अम्मा खड़ी थी। वो हाथ में चाबुक पकड़े गोल गोल घुमा रही थी। कहाँ गई थी करमजली? किसी बौखलाई हुई नागिन की तरह विष उड़ेलने लगी। अम्मा काम पर गई थी। कविता को ये समझने में देर ना लगी कि इनकी सच्चाई पता चल चुकी है, पर फिर भी वो डरी नहीं। कौन से काम पर? जरा मैं भी तो सुनूं। वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सारी लड़कियां वहां इकट्ठा हो गईं। मैं फैक्ट्री में काम करती हूं और फिर आपको अपने रुपए ही चाहिए ना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस्म फरोशी ही करूं। मैं कोई और भी काम करूं। अम्मा उसके ऊपर चाबुक चलाने लगीं। साथ में बड़बड़ाना भी चालू कर दिया। तुझे क्या लगता है ये जितनी भी लड़कियां यहाँ धंधे पर बैठी हैं, उनकी कोई इज्जत मर्यादा है ही नहीं? एक तू ही है बड़ी इज्जतदार बनी फिरती है। बाजार में बैठकर इज्जत की बात करती है। उन्होंने उसे मारना छोड़ा तो दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया और दांत पीसते हुए बोली, बोल धंधा करेगी कि नहीं? आह नहीं, कभी नहीं। आप क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार ही डालेंगी ना? हाँ हाँ, मार डालिए ना। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने आप को उनकी पकड़ से रिहा कर लिया और फिर अम्मा के ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। वो हंसते हुए बोल रही थी और हर कोई आश्चर्य से उसे देख रहा था। यहाँ तक कि अम्मा के दिमाग का भी ट्यूबलाइट ऑफ हो गया। आपको क्या लगा मैं यहाँ आपसे या फिर आपकी इस चमची से डरती हूँ? अरे ना रे अम्मा, मैं यहाँ किसी के डर के कारण नहीं पड़ी हूँ, मजबूरी के कारण पड़ी हूँ। और फिर वो अम्मा के इर्द गिर्द किसी खलनायिका की तरह घूमने लगी और कहने लगी, मजबूर इंसान कितना खतरनाक हो जाता है ये तो आपको पता ही होगा, है ना? ये जो अभी तक मैंने आपके चाबुक खाए हैं ना, वो इसलिए कि मैंने आपसे सच्चाई छुपाई थी, पर अब उसके बदले आपने मेरा खून निकाल लिया, हिसाब बराबर। अब कोई माई का लाल हो तो हाथ लगाकर तो दिखाए। छट्टी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम भी कविता जोशी नहीं। बड़े आए। और उसने अपना बैग उठाया और अपने रूम की तरफ बढ़ी। फिर पलटकर बुत बनी अम्मा को देखा और गरजने लगी, ओह अम्मा, जूडो कराटे एक्सपर्ट रह चुकी हूँ। अपने जैसी कितनी लड़कियों को ट्रेन किया है मैंने। मैं एक बार से ईंट तोड़ने का दम रखती हूँ और फूटे कर्म आपके, दुर्भाग्य से बॉक्सिंग भी नहीं आती है। ये जो भाड़े के टट्टू बाहर बिठाई हो, एक ही पंच में चारों खाने चित हो जाएंगे। तो मुझसे तो बिल्कुल उलझियो ही मत। मैं गाली गलौज मारपीट किसी कारणवश सह रही हूँ, समझी या दोबारा समझाऊँ? और बुला लो अपने उस दल्ले यशवंत को, उसका भी हिसाब बराबर करना है। कहकर कविता कमरे के अंदर चली जाती है। बाकी लड़कियां आपस में कविता की बातें करने लगती हैं। आज तक निडर रह चुकी अम्मा की आंखों में कविता का डर साफ साफ दिख रहा था। अरे शांति, फ़ोन लगा इस यशवंत को। इस डायन से इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे रही है। गुस्से या डर से ये तो पता नहीं, पर हाँ, अम्मा का बीपी ज़रूर बढ़ने लगा था। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, उधर यशवंत बोला। हेलो यशवंत, तू कौन सी आफत की पुड़िया ले मेरे गले बांध गया है? ऐसा कर, तू मुझे मेरा रुपया वापस कर दे और इसको यहाँ से ले जा। अम्मा बोली। क्यों, क्या किया उसने? यशवंत पूछता है। तू पूछ रहा है क्या किया है? अरे ये पूछ क्या नहीं किया उसने। अम्मा उसे पूरी बात बताती है। तब उसने उससे कहा, खालिद को दबोचो, तब ये चिड़िया काबू में आएगी और मैं कल ही आता हूँ मुंबई। उस दूसरे दिन यशवंत मुंबई के लिए रवाना हो गया। इधर गौरी ने बताया कि यशवंत आ रहा है तो कविता और गौरी दोनों कोई बहुत ज़रूरी प्लानिंग करने लगती हैं। वैसे भी गौरी आज कविता का ये रूप देखकर बहुत खुश थी और कविता आज फिर से अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। और हो भी क्यों ना, गुलामी का पहला बंधन मतलब किसी की जावेज़ा बात पर एक्शन जो लिया था। यशवंत मुंबई पहुंच जाता है। आधी रात का समय था। वो उस मकान में घुसते ही सीधा अम्मा के रूम में पहुंचता है। चूँकि कविता उस दिन काम पर नहीं गई थी, क्योंकि इस माहौल में खालिद चचा को वहां बुलाना उचित नहीं था,
इसलिए उसने गौरी के फ़ोन से खालिद चचा को मना कर दिया था, क्योंकि उसका फ़ोन अम्मा ने ले लिया था। सारी बातें उसने चचा से बताईं और उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कहा। खालिद मियाँ ने उससे कहा कि वो बिल्कुल डरे ना, कोई बात हो तो उन्हें वो फ़ोन पर बता देगी और वो तुरंत वहाँ आ जाएंगे। इधर यशवंत को अम्मा शुरू से अंत तक पूरी बात बताती हैं। यशवंत ने ये माना भी कि कविता जूडो कराटे एक्सपर्ट है। उसने 2 साल बतौर ट्रेनर और भी बहुत सारी लड़कियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी है और वो बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुकी है। अपनी बीएससी की हार्ड पढ़ाई की खातिर उसे बॉक्सिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, नहीं तो आज वो यहाँ नहीं किसी रिंग में बॉक्सिंग कर रही होती। पर उसकी बदनसीबी उसे कहाँ से कहाँ खींच लाई। यही कारण है कि यशवंत उसे आज तक छू नहीं पाया था। पर उसकी कमज़ोर नस यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसके पास थीं, जिनके दम से वो कविता को झुका पाया और लाकर इस जिस्म फरोशी के बाज़ार में बैठा पाया था। पर कविता आखिर अपने माँ बाप की असली औलाद ही निकली। इस देह व्यापार के बाज़ार में भी उसने अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं होने दिया। यशवंत मन ही मन ये सब बातें सोच रहा था। उसे कविता पर बहुत ताज्जुब हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। बार बार यही ख्याल उठ रहे थे कि उसने गलत लड़की से पंगा ले लिया। कुछ दिन पहले मेरठ में यशवंत अपने फ़ोटो स्टूडियो में बैठा था। तभी एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि मयंक एसीपी बन चुका है, पर तैनात कहाँ है ये नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुंबई में ही हो। उसकी मुलाकात कविता से हो गई हो। आखिर 3 सालों तक हर जुल्म हर दर्द झेलने के बाद अचानक वो अपने पुराने अवतार में वापस कैसे आ गई? क्या इसे पता चल गया है कि मयंक एसीपी बन चुका है? अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि कविता को मैंने मजबूर किया घर छोड़ने के लिए, तो वो सीधे फांसी ही चढ़वा देगा। वैसे भी वो कविता को लेकर काफ़ी पजेसिव था। जरा सा छेड़ने पर उसने कविता को जूडो कराटे बॉक्सिंग सबकी ट्रेनिंग दिलवा दी थी। और अगर ये सब पता चला तो ओ माय गॉड, उसके मुँह से अचानक निकल गया। अम्मा जो अपनी राम गाथा सुना रही थीं, वो अचानक उसका मुंह ताकने लगीं। अरे मुँहे, तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया। हाँ, सोचता हूँ कुछ सुबह होने दो। यशवंत लेट जाता है। अम्मा के कमरे के बाहर खिड़की जो कि अंदर से बंद थी, कविता चुपचाप अंधेरे में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। पर यशवंत ने कुछ कहा ही नहीं तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि आखिर कल क्या होने वाला है। दूसरे दिन यशवंत सीधा कविता के कमरे में आया और उसके बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कविता बेड पर आराम से बैठी थी। एह, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? यशवंत बड़ी तेज चिल्लाया। कविता ने उसका प्रश्न अनसुना कर दिया। जैसे बैठी थी वैसी ही बैठी रही। अरे ओ मंदबुद्धि मगरूर लड़की, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, यशवंत फिर से चिल्लाया। धीरे धीरे उसके कमरे में सारी लड़कियाँ और अम्मा आ जाती हैं। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? मैं जब पैसे कमा कर दे रही हूँ, 2 साल तक 5,000 रुपये दिए, इस साल 7,000 कर दिए, उसमें कोई कमी भी हुई कभी? नहीं ना। मैं चाहे जहाँ से लाऊं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? पर नहीं, यहाँ इस बाज़ार में बैठे हो तो जिस्म फरोशी ही करो। नहीं करूँगी धंधा, क्या कर लेगा बोल? कविता भी चीखने लगी। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तूने मुझे उस दिन हाथ लगाने दिया होता और मेरा कहना माना होता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। तुझे मेरी जिद यहाँ तक लाई है, और अब अगर तुझे मैंने हर ग्राहक के बिस्तर की धूल न बना दी तो मेरा नाम भी यशवंत नहीं, मिस कविता जोशी। और बदला लेने में मैं कितना पक्का हूँ ये तो तेरी इस बाज़ार में मौजूदगी ही बता रही है। तुझे पता तो है ना? और वो कविता के बाल पकड़ने बढ़ा उसकी तरफ। तभी कविता बड़ी फुर्ती के साथ उठी और यशवंत के गाल पर 2-3 जोरदार तमाचे जड़ दिए। क्यों बेइज्जती करा रहा है इन सब के आगे? तू ना उस दिन जीता था जिस मुझसे, ना आज जीतेगा। गालियां देते हुए यशवंत अपना गाल सहलाने लगा और जेब से मोबाइल निकाला। अब जो तू चाहती है वही करूँगा मैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा, फिर क्या होगा तू खुद सोच। वायरल कर दे, बेफिक्री से कविता बोली। यशवंत अवाक सा उसका मुंह देखने लगा। हाँ हाँ, वायरल कर दे, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंसान शर्म से मर जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वायरल कर तू, अगर एक बाप की औलाद है तो। मैं बोल रही हूँ वायरल कर। अरे करना वायरल। तुम जैसे मैले मन वाले आदमी मासूम भोली भाली लड़कियों का वीडियो बनाते हो, फिर उसे वायरल करने का डर उनके मन में भरते हो, उन्हें लाकर यहाँ बाजार में बैठा देते हो। कविता बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी।
इधर यशवंत जैसे ही मोबाइल में खिटर पिटर चालू करता है, गौरी एक बाल्टी में पानी ला रही थी और जानबूझकर यशवंत से टकरा गई। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर उस बाल्टी में जा गिरा। यशवंत गुस्से से उसे देखने लगा। अम्मा भी चिल्लाने लगी कि सलीके से काम करना नहीं आता, देख रही है बात चल रही है, इसी वक्त पोंछा लगाना ज़रूरी है। पर गौरी सॉरी सॉरी बोले जा रही थी। गौरी कविता पर ज़ोर से चिल्लाई, ये तेरी वजह से हुआ है, साहब का फ़ोन पानी में गिर गया, साहब सो सॉरी। वो फ़ोन पानी से निकालने लगती है, या यूँ कहिए और ज़्यादा पानी में घुमाते हुए निकालती है कि चारों तरफ से पानी फ़ोन के अंदर घुस जाए। बाहर निकालकर फ़ोन हाथ में पकड़कर टपकते हुए पानी को देखकर हौले से मुस्कुराई, फिर रुआंसा चेहरा बनाकर खड़ी होकर यशवंत की ओर घूमी। ओ साहब, फ़ोन बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? बोलते बोलते रोने लगती है। यशवंत उसे चुप कराने लगता है और वो यशवंत से बार बार माफ़ी मांगती है। वो बोलता है कि माफ़ कर दिया, पर गौरी कहती है अगर आज शाम को बाहर चलकर उसके साथ कॉफ़ी पिएगा तो वो समझेगी कि यशवंत ने उसे माफ़ कर दिया। और यशवंत गौरी की बात मान लेता है। यशवंत अम्मा से कहता है कि खालिद को बुलवाओ। 2 बाउंसर्स खालिद को पकड़कर लाते हैं। ये खबर सुनकर कविता भागकर रूम से बाहर बरामदे में आ जाती है। अम्मा, यशवंत चचा को छोड़ दो, कविता चिल्लाई। यशवंत चचा की कनपट्टी पर बंदूक रखे ठहाके लगाने लगा। पहले तू कह कि तू धंधा करेगी कि नहीं, जल्दी बोल, नहीं तो तेरा ये हितैषी तो गया समझ। यशवंत दहाड़ा। कविता डर गई, पसीने पसीने हो रही थी। आज बात उसकी नहीं, सवाल उसके चचा की जिंदगी का था। वो बस एक ही रट लगाए थे कि चचा को छोड़ दो, चचा को जाने दो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल धंधा करेगी कि नहीं। यशवंत ने सवाल दोहराया। नहीं बिटिया, हाँ मत करना मेरी बच्ची, मुझे मर जाने दे, मैं तो वैसे भी बूढ़ा ही हूँ, मेरे मरने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। खालिद मियाँ कविता के बार बार हाथ जोड़ रहे थे और उससे कह रहे थे कि वो किसी की बात न माने, पर जिन्होंने उसे 3 साल बेटियों की तरह बेपनाह प्यार और उसकी दुनिया से हिफाजत की हो, उनको वो मरता हुआ कैसे देखे। अजीब कश्मकश उसके अंदर चल रही थी। इधर यशवंत बंदूक पर उंगली फिरा रहा था। फिर उसने हरकत की। कविता घबराकर चिल्लाने लगी, हाँ रुको, तुम खालिद चचा को बाइज्जत जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ, मैं तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं करूँगी। नहीं बेटी नहीं, मुझे मार डालो पर इस बच्ची को जाने दो, इस नरक से दूर, या अल्लाह। और तू कितना इम्तहान लेगा इस पाक बच्ची का, अल्लाह रहम फरमा मेरे मौला। नहीं चचा, आपकी जान सस्ती नहीं, आप घर जाइए। और वो खालिद चचा के गले लगकर रोने लगी। चचा भी रोने लगे। ए बुढ़ऊ, बस चल यहाँ से हवा आने दे, अपना काम हो गया, अम्मा बोली और बाउंसर्स से उन्हें मार्केट में उनके रिक्शे के पास छुड़वा दिया जहाँ से उन्हें उठाया था। और इधर अम्मा, शांति और यशवंत तीनों सिगरेट के कश ले रहे थे। उधर कविता शाम का इंतजार कर रही थी और गौरी भी अम्मा के कमरे के सामने बार बार कोई ना कोई काम ढूंढकर आ जा रही थी कि कैसे भी करके यशवंत उसकी अदाओं पर मर मिटे और उनका प्लान सक्सेस हो जाए। इधर मयंक को किसी गुप्त खबरी ने फ़ोन पर कोई गुप्त सूचना दी कि एक बड़े नामी गिरामी होटल में कुछ बाहरी ड्रग्स डीलर आ रहे हैं। उनके स्वागत में बहुत सी तैयारियां की गई हैं। रात 1 से 2 बजे के बीच बहुत बड़ी डील होने वाली है और वहां जिस्म फरोशी का धंधा भी होता है। बड़ा होटल है, बड़े लोग, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ होता है, तभी तो ये धंधा फलता फूलता है। अच्छा तो ये बात है। मयंक काफ़ी सीरियस हो जाता है। हाँ साहब, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत होगी, खबरी बोला। शुक्रिया तुम्हारा इतनी खास खबर देने के लिए। ये अपराधी हमारी नाक के नीचे अपराध करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब देखता हूँ कौन सा नेता बचाता है इन्हें। शायद इन्हें पता नहीं मेरा भी नाम मयंक रायजादा है। पर साहब मेरा इनाम, खबरी बोला। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा इनाम, शाम को कांस्टेबल नटवर से मिल लेना। ओके जी साहब कहकर खबरी फ़ोन रख देता है। मयंक स्टाफ संबंधित समस्त अधिकारियों को की अर्जेंट मीटिंग में बैठाता है और आगे की रणनीति तैयार करता है। रेड डालने की पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद मयंक ने हेड कांस्टेबल को आदेश दिया कि वो उस होटल में एक रूम बुक कराए किसी अन्य के द्वारा। किसी भी तरह से होटल वालों को ये ना मालूम हो कि रूम पुलिस द्वारा बुक किया गया है। इधर रात के 8 बजे कविता को तैयार होने का ऑर्डर आ गया।
इत्तेफाक से अम्मा ने उसी होटल में उसकी बुकिंग कराई जहां मयंक जाने वाला था। रात के 9 बजे कविता को लेने होटल से 4 व्हीलर गाड़ी आई। 2 बाउंसर्स गाड़ी में उसके साथ बैठे। यशवंत ने साफ तौर पर उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो खालिद को मार देगा। कविता एक बार फिर मजबूर हो गई और लगभग 1 घंटे चलने के बाद होटल पहुंच गई। होटल के मैनेजर ने उसे अलग एक कैबिन में बैठा दिया। बाउंसर्स भी जहां कैबरे हो रहा था वहां जाकर बैठ गए और मदिरापान करने लगे। ठीक 11 बजे मयंक भी बिना वर्दी होटल में पहुंचता है और रिसेप्शन पर जाकर होटल मैनेजर से पूछता है, सर मेरा एक रूम बुक्ड है, प्लीज़ कमरे का नंबर और कीज़ मुझे दे दीजिए। ओके सर, व्हाट इज़ योर नेम? मैनेजर नाम पूछता है। माधव गावस्कर, मयंक कहता है और मैनेजर अपना रजिस्टर देखने लगता है। माधव माधव करते हुए वो अपने रजिस्टर के पन्ने उलटता पलटता है। फिर उसकी उंगली एक माधव नाम के ऊपर रुक जाती है। ओके सर, दिस इज़ रूम नंबर 110 एंड दिस इज़ योर कीज़। इफ़ यू डोंट माइंड सर, प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट, आई चेक्ड योर रूम वंस अगेन। ओके बट अ लिटिल एली, मयंक ने कहा। यस सर, ऑफ कोर्स, मैनेजर ने कहा और वहाँ से चला गया। वह कविता को 110 नंबर के कमरे में ले जाकर छोड़ता है और फिर वापस आता है। सर, योर रूम एंड मैच बॉक्स आर रेडी नाउ, सो यू मे गो नाउ एंड इन योर रूम एंड प्रॉपरली एन्जॉय दिस स्वीट नाइट, कहकर एक बहुत धूर्त मुस्कान उसके चेहरे पर डोलने लगती है। मयंक ने भी ओके कहा और बड़े ध्यान से उसका चेहरा पढ़ा। वो सब समझ गया क्योंकि उसने ही बोला था माचिस, लड़की और रूम दोनों बुक कराने के लिए, क्योंकि वह जानता था कि सबूत जुटाने के लिए इस कीचड़ में उसे उतरना ही पड़ेगा, फिर रंगे हाथ पकड़ेगा सबको। पुलिस की सारी टीम होटल के इर्द गिर्द छुपी हुई है। मन में यही सोच रहा था, जी भर के बोल ले बच्चू इंग्लिश, हो सकता है इसके बाद तुझे हिंदी तक बोलने की नौबत ना आए। मयंक रूम के बाहर पहुंचकर रुक गया और इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा। वो सभी कमरों के अंदर की आहटें ध्यान से सुन रहा था। सेकेंड फ्लोर के प्रत्येक कमरे में किसी के होने की आहट महसूस हुई उसे। वो 3rd फ्लोर पर गया, वहाँ से बालकनी से नीचे झांकने लगा, अपनी टीम के अंदर घुसने का रास्ता सुनियोजित करने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। उसने मुड़कर देखा तो वही मैनेजर खड़ा था। उसने पूछा, सॉरी सर, यू हियर, कैन आई हेल्प यू? ओ यस यस, आई फॉरगेट माई रूम, कैन यू हेल्प मी? मयंक ने बहाना बनाया। मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरे से मैं उसे ऊपर जाते देख लिया था, तभी वो आ गया था, पर तब तक मयंक पूरी प्लानिंग सेट कर चुका था। मैनेजर ने उसे रूम नंबर 110 के बाहर छोड़ दिया और डोर नॉक भी कर दिया। ओके सर, एन्जॉय, गुड नाइट, थैंक्स, गुड नाइट, कहकर मयंक अंदर जाता है। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन किया और लाइट का स्विच खोलने वो जैसे ही उस ओर बढ़ा, प्लीज़ लाइट ऑन मत कीजिए, आप जो करने आए हैं वो कीजिए, बेड पर बैठी हुई कविता कहती है। मयंक को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है, पर काफ़ी दिन हो गए थे कविता की बोली सुने हुए, तो उसे याद नहीं आ रहा था। उसने उसे दोबारा बुलवाने के मकसद से पूछा, क्यों बैठी हो? जिस्म का सौदा करने और उजाले से तुम्हें डर भी लगता है? अपना मुंह अपने ग्राहक को दिखाने से डरती हो? हर कोई खुशी से नहीं बैठता है बाजार में साहब, कुछ लोग मजबूरी के मारे होते हैं। चेहरे में क्या रखा है? आपने भी कौन सा मेरा चेहरे की बोली लगाई होगी? काफ़ी उदास स्वर में कविता बोली। आवाज़ सुनकर मयंक को एक बार फिर झटका लगा। उसने झटके से ही स्विच ऑन कर दिया। दूधिया रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। बेड पर बैठी कविता मयंक को देखती है, मयंक कविता को देखता है, दोनों की चीख निकल जाती है। मयंक कहता है, तुम यहाँ? मयंक आश्चर्य से पूछता है, मानो तुम यहाँ? कविता भी कम अचंभित नहीं हुई मयंक को वहाँ देखकर। दोनों की आंखें फटी रह गईं। मत कहो मुझे मानो, तुम इतना गिर गईं कि बाजारू हो गईं। ओ माय गॉड, मैं मर जाऊँगा। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? मयंक अपना सर पकड़ फूट फूट कर रोने लगा। कविता अपनी जगह बैठी रही बुत बनी।
उसे गौरी की बात याद आने लगी कि उसने एक दिन कहा था कि बाजार में बैठी है, ये जानकर मयंक उसे अपनाने से इनकार कर देगा। वो बात उसे सच लगने लगी। तभी मयंक बड़ी फुर्ती से उठा और कविता को पकड़कर हिलाने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? कभी मेरे साथ प्लीज़ भगवान के लिए बताओ। ऐसे चुप मत रहो, मेरा कलेजा छलनी हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है। मयंक के झकझोरने से कविता के मिनी स्कर्ट से एक छुरा छन्न से फर्श पर गिरा। मयंक कभी उस छुरे को देख रहा था तो कभी कविता को। यह सब क्या है कभी? मयंक ने डरते डरते कविता से पूछा तो कविता ने कहा कि आज यहाँ 2 खून होते यदि मयंक की जगह कोई और ग्राहक आता। पहले तो मैं उसको मारती, उसके बाद अपने आप को, पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं होने देती, कभी दाग नहीं आने देती अपनी इज्जत पर। मैं ये तुम क्या कह रही हो कभी? इतने दिनों से तुम कहाँ थीं? यहीं थी मैं। मुझे यशवंत ने अगवा कर लिया था, धंधे पर बिठाना चाहता था, पर मैंने चोरी छुपे मेहनत की, मजदूरी की, पर जिस्म नहीं बेचा। कल सबको पता चल गया और मुझे मजबूर कर दिया धंधा करने को। आज पहली बार ही मैं इस बाजार में उतरी और देखो मेरी किस्मत गिर गई ना तुम्हारी नज़र में। मुझसे तो तुमने आसानी से कह दिया कि मैं बाजारू हूँ, पर तुम क्या यहाँ माता जी के जागराते में आए थे? तुम भी मुझे भी तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर धक्का पहुँचा है। तुम्हारे प्यार के नाम पर मैंने क्या कुछ नहीं सहा। दर दर भटकी, मजदूरी की, मार खाई, गाली खाई, अरे यहाँ तक कि रात रात भर काम किया। जिस दिन उस अम्मा के हाथ पर रुपए दिए तो खाना मिला, जिस दिन एक भी रुपया कम होता था तो भूखी मरी। और क्या सुनोगे? क्या क्या सुनाऊँ तुम्हें? और तुम यहाँ, छी छी, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? आज मुझे मेरे प्यार पर अफसोस हो रहा है। मयंक ने सब कुछ उसे बता दिया कि वो एक एसीपी ऑफिसर है और यहाँ रेड डालने आया है। फिर कविता मयंक के गले लगती है और दोनों खूब रोते हैं। इधर गौरी और यशवंत दोनों एक कैफ़े में आमने सामने बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। कुरूप सा यशवंत आज अपने को बड़ा हैंडसम समझ रहा था और गौरी उसके साथ क्या करने वाली थी ये सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रात का 1 बज चुका था। इधर मयंक कविता से सब कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी मयंक का फ़ोन बजने लगता है। वो बात करने लगता है। सर 2 गाड़ी पहुंच गई हैं। ओके, तुम सब तैयार रहो। मयंक पूछता है। यस सर, हम लोग एकदम रेडी हैं। आपकी तरफ से ऑर्डर पाते ही हम होटल में दाखिल हो जाएंगे। कभी तुम कैसे भी करके यहाँ से निकलकर, हमारी गाड़ियाँ होटल से कुछ दूरी पर खड़ी हैं, उसमें जाकर बैठ जाओ। वो अपनी गाड़ी की चाबी उसे देता है। क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था, इसलिए वो सरकारी गाड़ी से नहीं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आया था। पर कैसे? सामने तो मैनेजर बैठता है। कविता बोली, मैं कुछ करता हूँ। मयंक कुछ सोचने लगा, फिर कहता है, आओ मेरे साथ। कविता वॉशरूम में जाकर सूट पहन लेती है जो वो बैग में हरदम साथ रखती थी। सूट में देखकर मयंक उसे वैसे ही देखने लगता है जैसे सालों पहले प्यार भरी नज़र से उसे देखा करता था। मयंक आगे आगे चल रहा था, कविता उसके पीछे पीछे। फिर मयंक ने कविता से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर को अपनी बातों में फंसा लूँगा और तुम चुपके से बाहर निकल जाना। गाड़ी का नंबर उसने पहले ही कविता से बता दिया था। मयंक रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर को अपनी बातों में उलझा देता है और कविता चुपके से बाहर निकल जाती है। मैनेजर की नज़रों से बचते बचाते वह जाकर मयंक के द्वारा बताए गए नंबर वाली गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ पुलिस वाले कविता को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह बताती है कि उसे मयंक ने ही भेजा है। फिर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए मयंक से पूछा तो वह हामी भर देता है। इधर होटल में ड्रग्स की डील स्टार्ट हो जाती है। तब मयंक ने पूरी टीम को ऑर्डर दिया होटल पर रेड करने की। धड़ाधड़ पूरी टीम अंदर पहुंच जाती है। 3 घंटे तक लगातार अंधाधुंध हवाई फायर और मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार वह अपराधी पकड़ ही लिए जाते हैं और साथ ही रेड में 20-25 लड़कियां रूम में अपने ग्राहकों के साथ पकड़ी जाती हैं। कुछ को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पहुंचाने के लिए और जो उस अंधाधुंध फायरिंग में जख्मी हो गए थे उन्हें सिटी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मयंक सबको ऑर्डर देकर वहां से रवाना करता है और स्वयं अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, जहां कविता उससे कहती है, मानो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, मुझे तुम्हारा यही रूप तो देखना था। मयंक हंसने लगता है, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर चल देता है। काफ़ी आगे निकलने के बाद सड़क के किनारे
गाड़ी रोक देता है और फिर कविता से पूछता है, ऐसा क्या हो गया था कवि, उस दिन ज़रा मुझे डिटेल में बताओ। कविता गहरी सांस लेते हुए उसे सब कुछ बताने लगती है। तुम अपनी ट्रेनिंग पर निकल गए थे, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं आया था। फिर 5वें या 6ठे दिन अचानक मेरा फ़ोन बजा। रात के वही 11 बज रहे थे। अक्षु नीचे कमरे में थी। उस दिन लाइट बहुत आ जा रही थी और मैं और भैया भाभी सभी लोग छत के ऊपर सो रहे थे और मम्मी पापा नीचे कमरे में। मेरा फ़ोन जब बजा तो मैंने देखा किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। मैं छत पर एक साइड में जाकर बात करने लगी। उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो कवि, कैसी हो? मैं तुम्हारा मानू बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आकर मिलो। मैंने कहा कि तुम मानू तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मैच नहीं हो रही। कौन हो तुम? मुझे पागल क्यों बना रहे हो? मुझे अपने मानू का मोबाइल नंबर अच्छी तरह याद है। तो उधर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा मानू ही हूँ और कौन होगा, और यह मोबाइल मुझे एकेडमी की तरफ से दिया गया है। मेरा फ़ोन वहीं जमा है। आज ही 1 घंटे पहले आया हूँ। खबर गई थी कि मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए आना पड़ा। हवा पानी बदल जाने से मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया है। सुबह जल्दी निकल जाऊँगा। तुमसे मिलना चाहता था, तभी यहाँ आया हूँ। बस 5 मिनट के लिए प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम्हारा फ़ोन वहाँ जमा हो और एकेडमी वालों ने तुम्हें अपनी तरफ से फ़ोन दिया हो। अब वहाँ के रूल मुझे तो पता नहीं है, और हवा पानी बदलने से तुम्हारा गला भी ख़राब हो सकता है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ बदली सी लग रही है, और उसके बात करने का लहजा भी ऐसा ही था जैसे तुम बात करते हो मुझसे। मैं चुपचाप ऊपर से नीचे आई, पर तब तक मुझे ऐसा लगा कि अक्षु सो चुकी है। सुबह उसका इंटर बोर्ड का पेपर भी था, तो मैंने सोचा उसे जगाऊंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। दोबारा से नींद आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चुपचाप घर से बाहर निकली। पास की मुड़ी हुई गली में पहुंचकर देखा कि वहां यशवंत है। मैं वहां से भागने को हुई तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसे मारा भी और दोबारा वहां से भागी, पर घर आकर क्या देखती हूँ, किसी ने सदर गेट ही अंदर से बंद कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अगर डोर नॉक किया तो घर वाले सवाल पूछेंगे कि मैं इतनी रात को कहाँ गई थी, और मोहल्ले में बात फैल जाएगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी परिवार की, और फिर मैं किसको किसको जवाब देती फिरूंगी। मैंने चुपके चुपके अक्षु को कितनी बार पुकारा, पर वह सुन ही नहीं पाई शायद। मैं वहीं गेट के पास बैठ गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं कुछ सोच समझ पाती इससे पहले मेरे मोबाइल पर 2 वीडियोज़ आए। वीडियोज़? कैसे वीडियोज़? मैंक ने पूछा। वही जो उस यशवंत ने धोखे से अक्षु और राशि का अपने स्टूडियो में बना लिया था। राशि और अक्षु कभी गई होंगी उसके स्टूडियो पर फ़ोटो खिंचाने। वहीं उसने सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उन दोनों को पिला दिया, और फिर उसके स्टूडियो में जो रेड लाइट रूम है जिससे वह गंदे वीडियो शूट करके बाहर भेजता है और रुपए कमाता है, वहीं उन दोनों का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। उसने खुद मुझे अपने स्टूडियो में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई थी, और उन दोनों को पता भी नहीं चला। वह वीडियो देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसने मुझसे एक सौदा किया कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो यह दोनों वीडियो मैं वायरल नहीं करूँगा। अगर नहीं चलोगी तो मेरे वीडियो वायरल करते ही दोनों परिवार किस तरह तबाह हो जाएंगे, यह तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो। मैंने भी सोचा 2 परिवारों के तबाह होने से ठीक है कि मैं अकेली ही चली जाऊं, एक ही परिवार तबाह होगा। और फिर राशि और अक्षु की इंटर की परीक्षाएं हो रही थीं। उस वक्त किसी प्रकार की चोट उनका पूरा जीवन खराब कर देती। कहते कहते कविता के आंसू आ गए और वह आंसू पोंछने लगी। तो तुम एक बार मुझसे फ़ोन करके बता तो देती, मैं कितना गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में। लेकिन मेरा मन कहीं कहीं इस बात को मानने से इनकार करता था। और उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, गलत करने की कोशिश तो कई बार की, पर हमेशा अपने मुंह की खाई। तभी तो उसे मुझ पर इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे बाजार में लाकर बैठा दिया। मैं क्या कर सकती थी? मुझे कुछ करने के लायक उसने छोड़ा हो तब ना। वहाँ से निकलकर वह मुझे स्टूडियो ले गया। फिर उसने मेरी कनपट्टी पर पिस्टल रख कर मुझसे 2 लेटर लिखवाए। एक लेटर मेरे घर डाल आया,
एक अपने पास रख लिया। कविता गहरी सांस लेते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगती है। 2 लेटर? हाँ, अक्षु ने मुझे बताया था तुम्हारे लेटर के बारे में। पर दूसरा लेटर, उसमें क्या था? मयंक ने पूछा। उसमें मेरी बर्बादी की रजामंदी, यही कि मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गई हूँ। उसने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं की, बस यही मेरी मजबूरी थी। ओह, उसने मेरा नाम लेकर ठीक नहीं किया और मेरी राशि और अक्षु की धोखे से गलत वीडियो बनाने के और तुम्हें इतना टॉर्चर करने का हर एक जुर्म का चुन चुन कर बदला लूँगा। मयंक गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, आंखों में तो लावा उबल पड़ा। और कहो, मेरठ में सब ठीक है? कविता ने मयंक से पूछा। हाँ, सब ठीक है। और अब तुम सबसे मिलोगी? सबसे पहले मुझे तो ये बताओ, इतने साल तुम कहाँ रहीं? उस जगह का मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि खालिद चचा ही वहाँ ले जाते थे मुझे। पर उन लोगों की बातों से मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि रेड एरिया भी कहते हैं लोग उस जगह को। वहाँ बस बाजार ही है जिस्म फरोशी का। फिर कविता ने 3 सालों की पूरी कहानी मयंक को सुनाई कि तभी कविता का फ़ोन बजा। हेलो गौरी, हाँ काम हुआ? कविता बोली, हाँ, इसका एक्सीडेंट भी करवा दिया और हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया। तू जल्दी से कैफ़े की रेड रोड पर जो हॉस्पिटल है वहाँ आ जा। गौरी उधर से बोली। कविता मयंक से उस हॉस्पिटल का पता बताती है और मयंक गाड़ी उधर मोड़ता है। वहाँ पहुंचकर कविता गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाती है और गौरी वहाँ आ जाती है। वो कविता को यशवंत के दोनों मोबाइल देती है और गाड़ी में झुककर झांकती है। कविता मयंक का परिचय देती है। गौरी मयंक से कहती है, मयंक जी, कविता गंगा की तरह पावन और पवित्र है। आप इसे यहाँ से दूर ले जाइए, हमेशा हमेशा के लिए। मयंक भी प्रत्युत्तर में सहमति जता देता है। फिर कविता यशवंत को देखने की इच्छा जाहिर करती है तो गौरी मना करती हुए कहती है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हॉस्पिटल में, ऐसे में उसका वहाँ जाना ठीक नहीं। अम्मा बस पहुँचने ही वाली हैं, वो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ऑल द बेस्ट कवि, कहकर कविता को गौरी गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछने लगती हैं। अच्छा, अब तू निकल यहाँ से, कहकर गौरी हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। मयंक भी है अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कविता के साथ वहाँ से निकल जाता है। लगभग 3:30 बजे का समय हो रहा था। वहाँ से निकलकर सबसे पहले मयंक अपने दोस्त नकुल को फ़ोन करके तय की हुई जगह पर बुलाता है और फिर यशवंत के दोनों फ़ोन दे देता है और कहता है कि चाहे जैसे भी हो, उसे उन फ़ोन का सारा डेटा सुबह तक चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो गया था तो उसमें समय लगने वाला था। इसलिए नकुल उससे कहता है कि सुबह तो नहीं, पर 12 बजे तक वह उसका काम कंप्लीट कर पाएगा। और उसके बाद में नकुल अपने घर के लिए निकल जाता है। नकुल उसका बहुत ही विश्वास पात्र दोस्त था, जो कि मोबाइल की एक बड़ी सी शॉप का मालिक था और मोबाइल से जुड़ी हर जानकारी वह स्वयं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था। क्योंकि फ़ोन में राशि और अक्षिता के वीडियोज़ मौजूद थे, इसलिए वह किसी भरोसेमंद आदमी पर ही विश्वास कर सकता था। फिर मयंक गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मानो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कविता ने मयंक से पूछा। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। वहाँ मैं किसी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, जिसे देखकर तुम बड़ी खुश हो जाओगी। मयंक मुस्कुराकर कविता से कहता है। अच्छा अच्छा, तो बताओ ना, कौन है वह? कविता बहुत ही उत्साहित होकर पूछती है। टू बी कंटिन्यूड।